नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9th के पाठ नंबर 4 सिविक्स का है संस्थाओं का कामकाज, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखेंगे और समझेंगे। इससे पहले हम इस लेसन के अभ्यास के और अन्य बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी पहली वीडियो में करवा चुके हैं और उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सारी 9th के इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और सिविक्स इसके चारों के प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं जिसमें सारी वीडियोस हैं। और जो इसके प्रश्न उत्तर की वीडियो है वो आप जरूर देखें। आने वाले एग्जाम्स में मेरा पूरा विश्वास है आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगे। अब हम शुरू करते हैं एक मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लेसन का नाम ही है संस्थाओं का कामकाज। संस्थाओं का कामकाज का अर्थ होता है 3 संस्थाएं, विधान पालिका या विधायिका जो कानून बनाती है हमारे देश के लिए, फिर है कार्यपालिका जो नीतियां बनाती है और फैसलों को लागू करती है, और तीसरी होती है न्यायपालिका जो कि यदि कानूनों के लागू होने में कोई भी विवाद आ जाए या कानून सही ढंग से ना बना हो तो ऐसे विवादों को सुलझाने का कार्य न्यायपालिका करती है। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में कितने प्रतिशत रिक्तियां मतलब होता है कि खाली स्थान सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित हैं। मतलब जितनी भी आगे नौकरियां निकलेंगी या सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों में जो आगे वैकेंसीज होंगी उसमें कितने प्रतिशत भाग जो है पिछड़े वर्ग के लिए रिजर्व कर दिया गया है, तो उसका सही आंसर है 27%। नेक्स्ट है SEBC का पूरा नाम सोशली, S मीन्स सोशली यहाँ पर, और E मीन्स एजुकेशनली, B मीन्स बैकवर्ड और C मीन्स क्लासेस। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। थर्ड है, भारतीय सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग को क्या नाम, अन्य नाम क्या दिया गया है, SCBC। उसके बाद है, भारत का राष्ट्राध्यक्ष किसे कहा जाता है, राष्ट्रपति जी को। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा औपचारिक रूप से अधिकारी कौन है, औपचारिक रूप से फॉर्मल यानी कि राष्ट्रपति जी। भारत का सबसे बड़ा कार्यकारी अधिकारी या वास्तविक भी हम कह सकते हैं जिसने असलियत में काम करना है वो है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, भारत सरकार का प्रमुख जो अधिकतर अधिकारों का इस्तेमाल करता है, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की नियुक्ति किसकी सिफारिश पर करता है, प्रधानमंत्री की, क्योंकि पहले राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, उसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है जिसमें बहुत सारे मंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, संसद के 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। फिर है संसद के 2 सदन, देखिए अंग 3 है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, जबकि सदन 2 ही हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और राष्ट्रपति जो है ना तो वो लोकसभा का सदस्य होता है ना ही राज्यसभा का, परंतु वो अपने आप में एक संसद का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री को किस सदन में बहुमत का समर्थन हासिल होना आवश्यक है, लोकसभा में। अगर वे राज्यसभा के भी मेंबर हैं, जैसे कि हमने मनमोहन सिंह सरकार में देखा था, अगर वो राज्यसभा के भी मेंबर हैं तो उन्हें 6 महीने के अंदर अंदर अपने आप को निर्वाचित करवाना होगा लोकसभा के अंदर। इसलिए लोकसभा का ही सदस्य जो है प्रधानमंत्री बन सकता है। भारत सरकार ने दूसरा पिछड़ा जाति आयोग कब गठित किया, 1979 में। उसका दूसरा पिछड़ा जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की, BP मंडल ने। दूसरा पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता BP मंडल ने की। नेक्स्ट है, दूसरा पिछड़ी जाति आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, मंडल आयोग से, क्योंकि इनकी अध्यक्षता BP मंडल ने की इसलिए मंडल आयोग के नाम से। मंडल आयोग का गठन करने का उद्देश्य क्या था कि भारत में जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं उन्हें पहचानने के लिए मापदंड बनाना कि सचमुच में यही व्यक्ति जो है ये पिछड़े हुए हैं शैक्षिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी, और उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उपाय देना। उसके बाद है, मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशें कब दी, 1980 में, जबकि देखिए गठन कब हुआ था, 1979 में। 1 साल बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी। मंडल आयोग की एक सिफारिश
कि सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए सरकार 27% आरक्षण देना। नेक्स्ट है 1979 में लोकसभा के चुनाव से पहले राष्ट्रीय दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में सत्ता में आने से पहले मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात किसने रखी थी? कौन से दल ने रखी थी? जनता दल ने। तो इसीलिए उनकी सरकार भी आती है। और 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने वाले प्रधानमंत्री का नाम श्री वीपी सिंह। उसके बाद है नौकरियों के पिछड़ेपन के वर्गों को कितने 27% आरक्षण देने का आदेश कब पारित किया गया? 17 अगस्त 1990 को। पिछड़े वर्ग आरक्षण के खिलाफ और भारत सरकार के बीच चले मुकदमे का नाम क्या था? इंदिरा साहनी बना और अन्य। बना मतलब होता है वर्सेस भारत सरकार। एक तरफ भारत सरकार है, दूसरी तरफ इंदिरा साहनी, और वह सभी केस के लोग हैं जिन्होंने इस आरक्षण के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। किसके अंदर प्रत्येक संस्था के अधिकारों और संस्था में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका और कार्यों के बुनियादी नियमों का वर्णन किया जाता है। यही है हमारे या किसी भी देश का जो आधार होता है लोकतंत्र का, और वो है संविधान। इसके बाद है नीतिगत फैसले कौन सी संस्था करती है? प्रधानमंत्री और कैबिनेट। प्रधानमंत्री द्वारा किए गए फैसलों को लागू करने के लिए एक निकाय के रूप में कौन जिम्मेवार होता है? नौकरशाह। नौकरशाह में सभी ऑफिसर्स, जिसमें आईएएस, आईपीएस, एचसीएस, पीसीएस, यानी कि वो सभी अफसर इसमें जो है जिम्मेवार होते हैं। नेक्स्ट है नागरिकों और सरकार के बीच विवादों का अंततः किसके द्वारा सुलझाए जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। हमारे जो न्यायालय है या न्यायपालिका है, ये 4 स्तरों पर होती है। सबसे पहले सबसे ऊपर होती है सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद सभी राज्यों के आधार पर हाई कोर्ट्स, फिर उसके बाद जिला न्यायालय, और फिर होती है स्थानीय न्यायालय। संसद किसे कहते हैं? भारत के निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। नेक्स्ट है राज्य स्तर पर संसद का क्या नाम है? विधानसभा। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको है? संसद को। नेक्स्ट है संसद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विधायिका। यहाँ पर आपने क्या लिखना है? विधायिका। यहाँ पर आ का डंडा भी आएगा, विधायिका। नेक्स्ट है सरकार के प्रत्येक पैसे पर किसका नियंत्रण होता है? संसद का। संसद के कितने सदन हैं? 2। संसद के दोनों सदनों के नाम राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट है राज्यसभा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स अथवा अपर हाउस। उसके बाद है राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति जी। साधारण बिल संसद में किस सदन में पेश किया जा सकता है? दोनों में से किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। और धन विधेयक को केवल लोकसभा में। देखिए कोई भी बिल जब कानून बनाना होता है तो वो 2 प्रकार का होता है, या तो साधारण या धन विधेयक। जो धन से संबंधित है वो धन विधेयक, और बाकी सब साधारण। जो साधारण है वो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, परंतु जो धन विधेयक है, पैसे से संबंधित है, उसे लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। उसके बाद है लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? स्पीकर। राज्यसभा एक गौण सदन है, मतलब इसकी पावर्स कम है किससे? लोकसभा से। पक्ष में तर्क दें, राज्यसभा को धन संबंधी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। जैसे कि हमने ऊपर ही पढ़ाया है कि धन संबंधी विधेयक या बिल जो होता है वो लोकसभा में ही पारित हो सकता है। इसका मतलब राज्यसभा की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा सदस्य जो है लोकसभा के, वो अपने में से ही एक सदस्य को स्पीकर के रूप में चुनते हैं। नेक्स्ट है संसद की कार्रवाइयों का आरंभ दिन के किस समय होता है? 11 बजे शुरू होता है। अब जो पहला घंटा होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल। भारत का शासन किसके नाम पर चलता है? राष्ट्रपति। लोकसभा का अन्य नाम क्या है? हाउस ऑफ पीपल और लोअर हाउस। नेक्स्ट है संसद के सभी फैसले किसकी मंजूरी के बाद लागू होते हैं? राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति किस सदन के सदस्य हैं? किसी के भी नहीं, हाँ, परंतु संसद के हिस्सा है। लोकसभा और राज्यसभा में कौन अधिक प्रभावशाली है? लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद होने पर कौन सा अधिवेशन बुलाया जाता है? संयुक्त, जिनके दोनों सदनों की जो अध्यक्षता है वो राष्ट्रपति जी करते हैं। लोकसभा किसी भी विधेयक को अपने पास कितने दिनों के लिए रख सकता है? राज्यसभा कितने दिनों तक के लिए रख सकता है? 14 दिनों के लिए। मंत्री परिषद को कौन नियंत्रित करता है? लोकसभा। यदि लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य ये कह दें कि उनका मंत्री परिषद पर विश्वास नहीं है तो क्या होगा? प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को अपना पद जो है वो छोड़ना होगा।
नेक्स्ट है काम रोको प्रस्ताव क्या है। काम रोको प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है जिसमें संसद के सदस्य निश्चित कार्यक्रम के स्थान पर सरकार का ध्यान किसी और गंभीर समस्या की ओर दिलाने का प्रयास करते हैं। ऐसे प्रस्ताव को काम रोको प्रस्ताव कहा जाता है। कोई बिल धन बिल है या नहीं, इसकी व्याख्या कौन करता है? स्पीकर। कार्यपालिका के दो हिस्से, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका में वो सभी एमएलएस और एमपीज होते हैं जो जनता के द्वारा चुने गए हैं, परंतु स्थायी कार्यपालिका में सभी अफसरगण होते हैं। क्या गृह मंत्री राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है? बिल्कुल हाँ। स्थायी कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है? प्रशासनिक अधिकारी अथवा नौकरशाह। उसके बाद है कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में किसकी नियुक्ति करता है? लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी। और मंत्री परिषद में आमतौर पर कितने मंत्री होते हैं? 60 से 80, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं सबसे वरिष्ठ और सबसे पावरफुल होते हैं अपनी सरकार के अंदर। जो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं इनके पास छोटे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जबकि कैबिनेट मंत्रियों के पास बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स जैसे कि एजुकेशन, डिफेंस, फॉरेन मिनिस्ट्री, ये सब कैबिनेट के पास होती है। और जो राज्य मंत्री होते हैं, केवल राज्य मंत्री, वो कैबिनेट मंत्रियों को असिस्ट करते हैं, इनकी सहायता करते हैं कार्य में। इनके पास अपना कोई भी जो है वो कोई डिपार्टमेंट न छोटा न बड़ा नहीं होता आमतौर पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन है? राष्ट्रपति जी। राज्यपाल, चुनाव आयुक्त और दूसरे देशों में राजदूत को कौन नियुक्त करता है? यहाँ पर सही आंसर है राष्ट्रपति। देखिए, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त, दूसरे देश के राजदूत, इवन के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, इन सब की नियुक्तियां जो है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा ही की जाती हैं। नेक्स्ट है संसद द्वारा पारित कोई विधेयक की मंजूरी के बाद, किसकी मंजूरी के बाद कानून बनता है? राष्ट्रपति। देखिए, मान लीजिए कोई विधेयक जो है पहले लोकसभा में गया, लोकसभा के बाद वो जाता है राज्यसभा में, अगर वो वहां भी पारित हो जाता है फिर वो जाता है राष्ट्रपति के पास। फिर राष्ट्रपति जी जो है वो अपनी सहमति देते हैं और साइन करते हैं, और उसके बाद वो विधेयक किसका रूप धारण कर लेता है? कानून का। नेक्स्ट है गठबंधन सरकार का अर्थ क्या होता है? मान लीजिए जब चुनाव होकर खत्म होते हैं और रिजल्ट आ जाते हैं, लेकिन किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, तो ऐसे में 2 या 2 से अधिक पार्टियां जो है मिलकर सरकार का गठन करती हैं, और ऐसी सरकारों को गठबंधन सरकार कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति किस देश से मिलती है? ब्रिटेन की महारानी के, जो औपचारिक रूप से तो देश के अध्यक्ष है, परंतु कार्यकारी शक्तियां जो है उनके पास कम होती हैं। फिर है राष्ट्रपति शासन प्रणाली में किसकी भूमिका केंद्र में होती है? वो है राष्ट्रपति। और देखिए, राष्ट्रपति जो प्रणाली है वो क्या है? जिसमें राष्ट्रपति बहुत ही पावरफुल होता है, ऐसी प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली कहते हैं। परंतु हमारे देश में राष्ट्रपति प्रणाली नहीं है, हमारे देश में प्रधानमंत्री और संसद ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए हमारे देश की जो प्रणाली है उसको संसदीय प्रणाली कहते हैं। इंग्लैंड और भारत की जो शासन प्रणाली है वो संसदीय है, जबकि अमेरिका की जो राष्ट्रपति प्रणाली है, शासन प्रणाली, वो राष्ट्रपति है। नेक्स्ट है कि संकट काल कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला है राष्ट्रीय संकट, फिर है राज्य संकट, और तीसरा जो होता है वो होता है वित्त संकट या वित्तीय संकट। किन देशों में राष्ट्रपति प्रणाली को लागू किया गया है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। इसके अलावा किन में है? जो रूस के अधीन थे पहले देश लेकिन अब नहीं है, उनमें भी राष्ट्रपति प्रणाली को ही अपनाया गया है। नेक्स्ट है भारत में किस प्रकार की प्रणाली या शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली। किन 2 देशों में संसदीय शासन प्रणाली है? भारत और ब्रिटेन। 2005 में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज बुश। नेक्स्ट है भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए कौन से स्तर पर न्यायालय हैं? सबसे पहला है सर्वोच्च न्यायालय, देन उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर पर न्यायालय होते हैं जो विभिन्न प्रकार के विवादों का निपटारा करते हैं।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इसका क्या मतलब है? न्यायपालिका जो है विधायिका और कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं होती। वे अपने विवेक से सभी सबूतों के आधार पर फैसले करते हैं, न्याय करते हैं। ये एक बहुत बड़ी आवश्यक और जरूरी विशेषता है न्यायपालिका की। यहाँ पर एक क्वेश्चन और होना चाहिए मेरे ख्याल से, हम यहीं पर डिस्कस करेंगे कि जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है। इसका क्या अर्थ है? देखिए, न्यायपालिका एकीकृत है कैसे कि जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है वो उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय न्यायालय को हर हाल में मानना ही पड़ता है, वो उसका विरोध नहीं कर सकते। यानी कि एक ही फैसला चलेगा जो सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया है। इसको बोलते हैं न्यायपालिका का एकीकृत होना। बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमने इसे प्रश्न को आते हुए देखा है कि न्यायपालिका का एकीकृत होने का क्या अर्थ है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को जो है सभी बाकी अदालतों को मानना ही पड़ता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? इसका सही आंसर है 35 वर्ष। राष्ट्रपति को उनके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? महाभियोग चलाकर, जो कि बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार हटाया जा सकता है? दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। मान लीजिए जैसे कि अगर 520 या 10 लगा लीजिए, 510 सदस्यों ने वोटिंग की। 510 में से अगर 340 या उससे अधिक सदस्य कह देते हैं कि हाँ राष्ट्रपति जी को हटाना चाहिए, फिर उसके बाद ऐसे ही राज्यसभा में वहां पर भी 2/3 लोग ये कह देते हैं कि हाँ प्रस्ताव ठीक है, यानी कि इन्हें हटाना चाहिए, तब कहीं जाकर महाभियोग जो है चलता है और हटाने की प्रक्रिया पूर्ण हो पाती है, अदरवाइज नहीं। उसके बाद है जनहित याचिका क्या है? सरकार की कार्रवाई या जिससे कार्रवाइयों से यदि जनता के हित को ठेस पहुंचती है तो कोई भी व्यक्ति जो है अदालत में जा सकता है, जिसे जनहित याचिका कहा जाता है। जैसे कि हमने देखा शुरू में कि जो आरक्षण दिया गया था 27% का बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उसके खिलाफ भी बहुत सारी जनहित याचिकाएं उस समय दर्ज की गई थी। नेक्स्ट है कार्यालय ज्ञापन। सक्षम अधिकारी जब कोई आदेश पत्र जारी करता है जिसमें सरकार का फैसला और उसकी नीति बताई गई हो तो उसे कार्यालय ज्ञापन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि सक्षम अधिकारी जब ये बताए कि सरकार का फैसला और नीति क्या है और एक लिखित पेज के ऊपर दे तो उसे कहते हैं कार्यालय ज्ञापन। नेक्स्ट है लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25। देखिए यहाँ पर बार बार याद कीजिए, लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30 और राष्ट्रपति के लिए 35। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। भारत के सर्वोच्च राजनीतिक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद, ये सबसे बड़ी राजनीतिक कार्यपालिका है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी। अध्यादेश यानी कि कोई चीज कानून बन गई, ये कौन जारी करेगा? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे की जाती है? ब्रिटेन की महारानी से। राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए किसके पास भेज सकता है? संसद के पास। भारत के सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? दिल्ली। किसको संविधान का संरक्षक कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करती है। कोई कानून ऐसा ना बन जाए जिससे एक नागरिक के मौलिक अधिकार छिन जाएं। उसके बाद है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले प्रधानमंत्री का नाम डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? 2। राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन मतलब जिसके माता पिता में से कोई एक जो है वो इंग्लैंड का हो और दूसरा इंडियन का। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं।
संसद का कौन सा सदन कभी भंग नहीं हो सकता? राज्यसभा का। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी। और जून 2019 में कौन सी लोकसभा चल रही थी पहले तो ये बताइए? 17वीं। 2019 में कौन सी लोकसभा शुरू होती है? 17वीं। और इनका स्पीकर किन्हें चुना गया? श्री ओम बिरला जी को। ये हमारी जो इस समय प्रेजेंट में लोकसभा है उनके स्पीकर हैं। नेक्स्ट है भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम श्री वेंकैया नायडू। और भारत के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, जो कि दिल्ली में है। और इसमें जजों की संख्या जो है वो 34 है, जिसमें से एक चीफ जस्टिस है जबकि 33 जो हैं अन्य जज हैं। और हमारे यहाँ पर जो हाई कोर्ट की संख्या है वो 24 है। मुझे लगता है कि इसके साथ ही आपको ये वीडियो बेहद पसंद आएगी, बहुत आपके लिए लाभदायक रहने वाली है। आने वाले एग्जाम्स में आपको इससे काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।